नमस्कार दोस्तों। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। सो ये हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का फोर्थ पार्ट है एंड इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। सो इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियोस, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और यूपीएससी रिवीजन प्रिलिमिनरी सीरीज हमने 2 दिन पहले शुरू करी थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द शंकर आईएएस एनवायरनमेंट रिवीजन। उसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल रिवीजन एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स बाय गोइंग इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, जिसमें ये नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं। और about me, my name is Dr. Amit. I have given UPSC mains 5 times and interview 3 times, and I qualified Haryana Civil Services 2019. And I love to teach and share knowledge. So let us start this lecture today. So ये है about agriculture. देखिए यूपीएससी में जैसे आपको पता है कि प्रिलिमिनरी में आपका दोनों कंबाइन होते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एंड फॉरेस्ट का। तो वहां पे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हर साल सवाल आते ही आते हैं, तो इसीलिए हमने पहले एनवायरनमेंट की सीरीज शुरू करी थी। तो अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। यहाँ पे काफी चीजें आपको पता होंगी, काफी टर्म्स आएंगी, उन पे आपको फोकस करना है। और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन। और चलिए सीखते हैं एग्रीकल्चर। बेसिकली देखिए एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स नहीं आता है, इसमें लाइव स्टॉक्स भी आएंगे, फिशरीज भी आएंगे, सब कुछ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। ठीक है। और फिर हमारा आता है सिल्वी। देखिए दो चीजें हैं, सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर। सेरी इज फॉर सिल्क, सिल्वी इज फॉर ट्री। तो ट्री को उगाने को सिल्वीकल्चर और सिल्क को उगाने को सेरिकल्चर। डन। देन एपीकल्चर। एपी इज फॉर हनी बीज। तो आपकी बीज जब बढ़ेंगी तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। एंड एविकल्चर इज फॉर बर्ड्स। ओके, दिस इज एविकल्चर। देन हमारे पास है ओलैरिकल्चर। ओलैरी इज फॉर वेजिटेबल्स एंड नॉन वुडी श्रब्स। तो पोटैटो, टोमेटो, इस टाइप की चीजें अगर आप उगाएंगे तो दैट कम्स अंडर ओलैरिकल्चर। विटिकल्चर, ये है ग्रेप्स को अगर आप उगाते हैं तो वो आता है आपका विटिकल्चर में, और ग्रेप से हमारी बनती है वाइन। आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट बी फैन ऑफ वाइन or any other product of that kind. ये सिर्फ एक जोक है। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी इज, it is a part, flowers basically part of horticulture and ornamental plant. एबोरी, एबोरी होता है ब्रांचेस। तो जिस भी चीज की ब्रांचेस होती हैं बेसिकली ट्री की, तो उनको हम एबोरी बोलते हैं। इंडिविजुअल ट्री लगाएंगे या शर्ब और वाइन लगाएंगे। पोमो, पोमोलॉजी इज हॉर्टिकल्चर की स्टडी जिसमें आप प्रोड्यूस, हार्वेस्ट, स्टोरेज फ्रूट्स की देखते हैं। एरोपोनिक्स, एरो इज एयर। अगर आप एयर में ग्रो करते हैं विदाउट सोइल, दैट कम्स अंडर एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो इज वाटर। अगर वाटर में ग्रो करते हैं तो दैट इज, उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अपन प्लांट ग्रो करते हैं। एयर में, हवा में ही हम न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं। ये जापान में बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है। इंडिया में भी देयर आर मैनी पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड। जियोपोनिक्स, जो नॉर्मल सॉइल में आप ग्रो करोगे, दैट इज जियोपोनिक्स। आप कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 17% अराउंड ऑफ जीडीपी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, 66% पॉपुलेशन इज लिंक्ड, जिसमें से 50% अराउंड इज डायरेक्ट लिंक्ड। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये कॉमन है, सबको पता ही है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब रिवोल्यूशन, किस किस के क्या क्या नाम है और उनको क्या, किस किस के रिवोल्यूशन है। देखिए गोल्डन रिवोल्यूशन इज फॉर फ्रूट, गोल्ड इज फॉर फ्रूट। ठीक है। अगर कोई ओलंपिक में गोल्ड लेके आता है, जैसे मिल्खा सिंह, वो उसको केले खाने को मिलते थे, तो फ्रूट खाने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ग्रे इज फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपके ग्रे ग्रे कलर के होते हैं, व्हाइट व्हाइट ग्रे ग्रे कलर के होते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं फर्टिलाइजर। ब्लैक, पेट्रोलियम। ठीक है। पिंक, प्रॉन, बीफ, इनके लिए होता है। राउंड, पोटैटो गोल गोल होता है तो राउंड। रेड इज फॉर मीट एंड टोमेटो। ठीक है। पिंक इज फॉर प्राउन, रेड इज फॉर मीट एंड टोमेटो। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। येलो इज फॉर ऑयल सीड्स। इसको मस्टर्ड से याद रख लो, मस्टर्ड येलो, येलो ऑयल सीड्स तो येलो। सिल्वर इज फॉर एग। एग होता तो वैसे व्हाइट का है, बट सिल्वर भी व्हाइट व्हाइट कलर का ही होता है। अगर आपने चांदी देखी होगी तो यहीं से इसका नाम आया है। देखिए दो सीजन क्रॉप कौन सी है हमारी, कॉटन, टर्मरिक एंड जिंजर।
जिंजर और टर्मेरिक अंडरग्राउंड होती है, कॉटन ऊपर होती है, कपास। ये कपास मैंने अभी लास्ट 3 मंथ अपने चाचा के साथ काम किया था, वहां पे हमने कपास उगाई थी अलोंग विद भिंडी, गवार एंड मैनी अदर क्रॉप्स। टीलेज, टीलेज क्या होती है? आपकी जुताई होती है ऑन सीजन, सीजन के साथ, ऑफ सीजन, सीजन के बाद। ऑफ सीजन आप करेंगे तो आप सॉइल को खाली छोड़ देंगे, जिसको देसी भाषा में बधवाड़ बोलते हैं। ओके। टिल्थ, जो सॉइल ऑब्टेन होती है आफ्टर टीलेज को, उसको हम टिल्थ बोलते हैं। प्राइमरी टीलेज क्या आएगी? जो हार्वेस्ट के तुरंत बाद होती है। सेकेंडरी जो प्राइमरी के बाद होती है। जैसे ही आपने काटा, काटते ही अगर आपने जुताई कर दी, वो प्राइमरी होगी, और बाद में करी तो ऑब्वियसली बाद की होगी। फिर हमारे पास होती है ड्राई टिलेज एंड वेट पडलिंग टिलेज। ये आई थिंक फोटो के पीछे आ रहा होगा, और ये हो भी नहीं सकता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अब आगे देखते हैं ऑफ सीजन टिलेज, जो आप पोस्ट हार्वेस्ट करते हो समर में, विंटर में, और फैलो रख देते हो। ठीक है। फिर एक चीज होती है सब सॉइलिंग, सॉइल के नीचे। देखिए, आप लगातार मैकेनाइजेशन करते हैं ना, हम ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, तो नीचे वाली जो लेयर्स हैं आपकी वो हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने की वजह से क्या होएगा कि वहां से प्लांट है वो न्यूट्रिएंट उतने नहीं ले पाएंगे, इसलिए क्या होता है कि हर 4-5 साल में हम उसको प्लो करते हैं, जुताई करते हैं, जिससे कि वो हल्की हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं सब सॉइलिंग। ब्रेकिंग डाउन द हार्ड पैन बीनीथ प्लो लेयर इन 4-5 years एसेंशियल इफ मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। अगर आप पुराने एनिमल्स को यूज करके कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी। क्लीन टिलेज, बिल्कुल साफ, नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सारे के सारे काट दिए। ब्लाइंड टिलेज क्या होता है? आफ्टर सीडलिंग और प्लांटिंग टू अपरूट द एक्स्ट्रा वीड। ये हमने कपास में करी थी। जैसे कपास के बीच बीच में जो आ जाता है वीड्स, उनको हटाने के लिए इसमें हमने जिस एरिया में कपास बो रखी होती है उसमें डिस्टर्ब नहीं करते, उसकी साइड वाले में हम जुताई करते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज। जीरो टिलेज क्या होता है? और नो टिलेज, सारे वीड आप हर्बिसाइड से कंट्रोल करो। ठीक है। उसको हम बोलते हैं नो टिलेज। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं, अगर होएगा तो। ओके, दैट्स इट। इससे देखने में और ज्यादा थोड़ी सी आसानी रहेगी, आपको भी कोई मिस नहीं होएगा। फिर अब ये होगी जीरो टिलेज, आपने करी ही नहीं, आपने सिर्फ हर्बिसाइड से ही काम चला लिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ क्रॉप्स पर लैंड पर ईयर। अब हम क्रॉपिंग सिस्टम के बेस पे देखेंगे, इंटेंसिटी के बेस पे और टाइप ऑफ क्रॉप के बेस पे, कि किस किस टाइप के होते हैं। मल्टीपल क्रॉप, नाम से ही पता चल रहा है, मोर देन 2 क्रॉप ऑर्डरली सीक्वेंस में, एक के बाद एक दूसरे के बाद। तो यहाँ पे ऑर्डरली सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड इंटेंसिव क्रॉपिंग का ही पार्ट है मल्टीपल। डबल, ट्रिपल, क्वाड्रप्लेट, नाम से ही पता है 2, 3, 4 इन सीक्वेंस। मोनोक्रॉप एंड मोनोकल्चर, एक ही क्रॉप लेंगे एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, तो उसको मोनोक्रॉप बोलेंगे। बट अगर आप वही क्रॉप सेम लैंड पे लेने लग जाओगे तो दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। ठीक है। कल्चर एक लैंड की होती है, ऐसे आपको याद रखना है। तो मोनोकल्चर। सोल क्रॉपिंग, सोल मतलब अकेला, क्रॉपिंग मतलब वही वन क्रॉप वैरायटी ही अगर आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सोल क्रॉपिंग। नाम से पता चल रहा है, सिंपल है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, 1, 2, 3 आफ्टर हार्वेस्टिंग। रिले, जैसे रिले रेस होती है, पहले से दूसरा लेके जाता है, दूसरे से तीसरा, बट वो दोनों एक टाइम पे थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में होते हैं ना, तो ऐसे ही रिले क्रॉपिंग इज 1 to 3, और मैच्योरिटी स्टेज होते ही हम बिफोर हार्वेस्ट दूसरी क्रॉप लगा देंगे। रेटून क्रॉपिंग, रेजिंग क्रॉप विद रीग्रोथ आउट ऑफ रूट और स्टॉक, जो आपका रूट है उससे, जैसे गन्ने वगैरह होते हैं हम इससे करते हैं। ठीक है। जिंजर वगैरह या फिर अदरक वगैरह, तो ऐसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेटून क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग, इसके बीच में, इंटर एक दूसरे के बीच में, यहाँ पे क्रॉप नंबर 1, 2, 1, 2 ऐसे करेगा तो 2 और मोर साइमल्टेनियसली डिस्टिंक्ट रो में। अब इसके एग्जाम टाइप्स क्या होते हैं? स्ट्रिप, पैरेलल और सिनर्जिस्टिक। स्ट्रिप्स में क्या आएगा? 6 रो एक की, 4 रो एक की, एग्जांपल ग्राउंडनट और रेड ग्राम। पैरेलल में साइमल्टेनियसली 1, 2, 1, 2। सिनर्जिस्टिक, हिल्ड हायर होती है। सिनर्जिस्टिक मतलब 2 क्रॉप्स को अगर आप साथ लगाओगे तो हिल्ड हायर होएगी, मतलब यील्ड हायर होएगी, उसकी प्रोडक्शन हायर होएगी। अगर आप अकेला अकेला कर रहे हो, मान लो टोमेटो है, टोमेटो के साथ एक और क्रॉप आपने उगा ली, तब तो दोनों की यील्ड बढ़ जाएगी, उसकी भी इसकी भी, क्रॉप ए की भी बी की भी। बट अगर आप उसको इंडिविजुअली ग्रो करोगे तो हम देखेंगे कि यील्ड जो है वो कंपेरेटिवली लेस है, तो ये कहलाती है साइनर्जिस्टिक इंटरक्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, ये हाइट के बेसिस पे होती है। एक क्रॉप होगी वो छोटी रहेगी, एक उससे बड़ी रहेगी, एक उससे भी बड़ी हो सकती है।
ठीक है। आजकल मल्टी लेयर फार्मिंग का कंसेप्ट बहुत चल रहा है, ये हमने अपने खेत में भी ट्राई करने की कोशिश करी थी, मल्टी लेयर फार्मिंग। इसमें आप नीचे जैसे धनिया पालक वगैरह हमने उगा दी, नीचे आप अदरक हल्दी कुछ ले सकते हैं, ऊपर बेम्बू पे आपने चढ़ा के बेल वाली सब्जियां हम ले सकते हैं, जैसे हमने घिया उगाई थी। और आप 3 फुट पे खीरा वगैरह भी उगा सकते हैं। ये होता है मल्टी लेयर क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टी लेयर एक नया कंसेप्ट है। हमारे इंडिया के ही अक्षय चौरसिया जी हैं एमपी के, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। रिले, अगेन सेम लॉन्ग ड्यूरेशन बेस क्रॉप होगी, दो, एक बड़ी एक कम, एक को निकाल लिया, एक रहेगी, फिर उसको बाद में निकाल लिया। एली, एले इज रो ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, और उनके बीच में जैसे कि आपने आजकल देखा होगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नींबू के पेड़ लगा देते हैं खेतों में, वो है एले। सारे लगा दिए, बीच में आप खेती ले रहे हो, गेहूं ले रहे हो, ठीक है, वो हो गया एले। मिक्स्ड, टू और मोर विदाउट रो अरेंजमेंट, कैसे भी फेंक दिए कर दिए, तो वो हो गया मिक्स्ड। कॉमन इन ड्राई लैंड, सोइंग टाइम दोनों का लगभग सेम होता है, इसीलिए। अब नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम में आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही आएंगे। इसमें है हमारा वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग में आपका क्या आएगा, वेट नाम से ही पता चल रहा है, वेट इज गीला, तो सोयल फ्लडेड, बहा देते हैं पानी, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, और उसको अगर आप करोगे तो वेटलैंड फार्मिंग। गार्डन लैंड, देखो गार्डन में, गार्डन लैंड कैसे याद रखेंगे, जी फॉर गार्डन, जी फॉर ग्राउंड। ग्राउंड वाटर से अगर आप इरिगेशन करोगे तो उसको हम बोलते हैं गार्डन लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड, ड्राई में, रेन फेड, रेन में, तो यहाँ पे फर्क क्या है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है तो ड्राई लैंड, अगर ज्यादा है तो रेन फेड। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है आपकी, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है रेनफॉल पे, वहां पे तो प्योरली ही रेनफॉल पे डिपेंडेंसी, क्योंकि उससे कम है, जितनी आएगी उसी से ही होगा। मिक्स्ड फार्मिंग में आपका क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरी, पोल्ट्री सब मिक्स करेंगे तो मिक्स्ड फार्मिंग। देन स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड इज फॉर वन, आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, कार्डियोलॉजी। देन और बड़ी बड़ी जैसे प्लास्टिक सर्जरी, तो दीज काइंड ऑफ टर्म्स, सॉरी। देन और मेडिकल कभी कभी बीच में आ जाता है दिमाग में, पर कुछ कुछ भूल भी जाता हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया है मेडिकल फील्ड से टच से हटे हुए। देन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में आप एक ही करोगे, यानी मोर देन 50% ऑफ योर इनकम इफ इट इज कमिंग फ्रॉम ए सिंगल क्रॉप, तो हम इसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। देन आपका आता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। यहाँ पे क्या है कि जनरल तो आप फार्मिंग करोगे, इसमें किसी भी मतलब बहुत सारी क्रॉप हम ले रहे हैं 3-4, उससे क्या होता है कि इट्स लाइक नेवर पुट योर ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, जो कि वॉरेन बफेट आपके बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक इनकम, कोई कोई भी एक क्रॉप से आपकी 50% से ज्यादा इनकम नहीं आती, अगर कोई खराब भी होती है तो दूसरी आपको बचा लेगी। देन हमारे पास है क्रॉप रोटेशन सिस्टम। इसमें प्री प्लांट आप सक्सेशन करते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हम करेंगे सेम पीस ऑफ लैंड पे, जिससे कि सोयल की हेल्थ मेंटेन रहती है, जैसे लेगुमिनस, नॉन लेगुमिनस, टैप रूट, फाइब्रस। ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नाम से ही पता चल रहा है सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंथेटिक यूज अवॉइड करो, ऑर्गेनिक पे फोकस करो। इसमें फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक होते हैं, खाद ऑर्गेनिक होती है, बीज भी ऑर्गेनिक होने चाहिए। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक। इट इंक्लूड्स क्रॉप रोटेशन, मैकेनाइज्ड बायो कंट्रोल एंड रिलाइज ऑन इट्स ओन एरिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंपोर्ट्स एंड मिक्स्ड फार्मिंग। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक। इसके लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट में, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे स्कीम का नाम बताइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। और पहला हमारा कौन सा स्टेट है जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट बोला जाता है, इको फार्मिंग। तो इको इज इकोसिस्टम, फार्मिंग इन रिलेशन टू द इकोसिस्टम, मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल फार्मिंग इन रिलेशन टू द बायोडाइवर्सिटी, वो आपकी होगी बायोलॉजिकल फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग, तो यहाँ पे डायनामिकली आपको सोचना पड़ेगा, यानी बायोलॉजिकली तो आप ऑर्गेनिक हो, बायो ऑर्गेनिक, बट इकोलॉजिकली भी सस्टेनेबल हो, तो इट इज बायोडायनेमिक। दोनों को मिक्स कर दिया, इकोसिस्टम और बायोलॉजी को, तो बायोडायनेमिक फार्मिंग। परमाकल्चर, परमा इज फॉर परमानेंट, परमानेंट एग्रीकल्चर, अडोप्टिंग वेज फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन एनवायरनमेंट, फूड, एनिमल और प्लांट सबके इकट्ठे करो, तो दैट इज परमाकल्चर, सबको ध्यान में रखते हुए। इट इज होलिस्टिक, इंटीग्रेटिव यूजेस, ट्रेडिशनल नॉलेज को भी वैल्यू दिया जाता है और मॉडर्न को भी। इट इज ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इमरजेंट
नीड एंड कल्चर। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होगा? भाई मैं फार्मिंग भी कर रहा हूँ, मैंने एनिमल भी रखे हुए हैं, मैं फॉरेस्ट्री भी कर रहा हूँ, मैंने चिकन भी रखा हुआ है, फिश भी रखी हुई हैं, और कुत्ते भी पाले हुए हैं। तो इस टाइप का आपका जो इंटीग्रेटेड मॉडल है उसके इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। देन प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से रिक्वायर होते हैं? एनपीके सबको पता है, 3+3 ध्यान रखना। एनपीके तो आएगा ही आएगा जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं। देन है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। ओके, दीज आर थ्री। वो रिपीट नहीं हुआ था, मैंने 3 बार बोला था। एसेंशियल एंड एक्स्ट्रा आप देखेंगे तो सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, निकल, सिलिकॉन, ये आपके एसेंशियल में आते हैं। नाइट्रोजन आपको हेल्प करता है प्रोटीन बिल्डिंग में, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट आयन होता है। और कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम, सी फॉर सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो आपके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं इस टाइप से सेल डिवीजन में आपका कैल्शियम हेल्प करता है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम का रोल भी हमने देख लिया। फिर आपका है मेन्योर। क्या होता है मेन्योर? मतलब जो हमारी खाद हम यूज करते हैं, तो ये बेसिकली प्लांट एंड एनिमल वेस्ट होता है जिसको डिकम्पोज किया जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं और उसकी वजह से हमारा मेन्योर बनता है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा आपकी सॉइल की। ऑब्वियसली इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी और स्लो रिलीज होएगा। इट्स लाइक वाटर, जैसे वाटर की हीट कैपेसिटी हाई है, स्लो हीट होता है, स्लो रिलीज करता है हीट को, ठीक है। फिर हमारे पास फार्म यार्ड मेन्योर है जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कुल्डी। सारा का सारा गंद एक जगह डाल दिया, उसको वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहता है, कैटल डंग, यूरिन सब मिला के वो धीरे धीरे एक हीप बन जाता है। हमने जो हमारी फार्मिंग करी थी मेरे चाचा के साथ मिलकर, हमने कुल्डी का ही बेसिकली फार्म यार्ड मेन्योर यूज किया था, ठीक है। कंपोस्ट मेन्योर ये होता है जो डिकम्पोज अपन कर देते हैं, ठीक है। फिर आप शिप गोट की ड्रॉपिंग को भी यूज कर सकते हो। देन हमारे पास आते हैं कंसेंट्रेटेड मैन्योर। इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ऑयल केक्स, जैसे मस्टर्ड्स के केक भी यूज किए जाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा मैन्योर होता है। घिया के लिए हमने यूज किया था। एडिबल और नॉन एडिबल का हो सकता है, इट इज इंसोल्युबल वाटर क्विक। बोन मील हम यूज कर सकते हैं, वो भी काफी उसमें फॉस्फोरस होता है बोन्स में, तो उसको हेल्प करता है एनपीके। फिश मील भी हम यूज कर सकते हैं, इट इज क्विक एक्टिंग। ग्रीन मैन्योर में क्या आएगा आपका? सनहैम, डैंचिया, काउपी, सेंजी। इसको सुन के हम लोग बहुत हंसते थे। मेरा एक फ्रेंड है प्रमोद, राइट नाउ ही इज इन आईआरएस सर्विसेज, और हमने इसकी ट्रिक भी बनाई थी कि डेंचा एक गधा है, उसके ऊपर सनहैम बैठा हुआ है, काउपी खा रहा है सेंजी के साथ। ओके, देन ग्रीन लीफ मैन्योर। ग्रीन लीफ मैन्योर आपका क्या होगा? हमने उगा दिया प्लॉइंग लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे आपकी और वो हेल्प करेंगे। देन आपके पास होते हैं बायो फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनके एग्जांपल्स चलो लिखे हुए हैं, राइजोबियम, ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग। नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, राइजोबियम सिम्बायोटिक है, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोमोनास, एजोस्पाइरलम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोरोबियम, बैसिलस, एस्केरिया। फिर हमारे पास था एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डी नाइट्रीफाइंग। इसका एक एग्जांपल हमने देखा था और इसकी ट्रिक भी बनाई थी, जो आपको पहले वाले लेक्चर्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और जो किसी ने अगर देखा है तो प्लीज टेल मी ये क्या है। देन आपके पास आते हैं प्लूरिन एल्गी, एनाबिना, नोस्टॉक, एनाबिनोप्सिस, एजोला, सल्फर डिसॉल्विंग सेलुलोलाइटिक, सेल को लाइसिस करके सल्फर को हेल्प कर देता है। देन हमारे पास है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर सबको मिला के जुडिशियस कम्बिनेशन, जो कि सबसे बेस्ट है। ये नहीं कि कंप्लीटली मैं एक ही चीज पे डिपेंडेंट रह जाऊं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इंटीग्रेटेड इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम यू शुड यूज। अब अपने वीड क्या होते हैं? ये वो वाली वीड नहीं है जिसको लीगलाइज करने के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। दिस इज अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट। दैट वीड इज वांटेड एंड डिजायरेबल प्लांट। दिस इज अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट। कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को खा जाएंगे क्रॉप के, उसको प्रोडक्शन को कम कर देंगे, तो इसमें हम
इसको बार बार नड़ाव करना पड़ता है, फसल में वीड्स को हटाना पड़ता है। ग्रिगेरियस इन नेचर, ग्रिगेरियस क्या होता है, जो एकदम से फैल जाता है, ठीक है। एक्ट एज एन अल्टरनेटिव होस्ट फॉर द पेस्ट एंड पैथोजेंस, वहां पे मक्खी मच्छर हो जाते हैं, वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एलर्जी, पार्थेनियम जैसे अपना कांग्रेस घास, मेरे भी काफी एलर्जी हो गई थी घास की वजह से। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये आते ही हैं। पहले मैं इनको पढ़ता था लास्ट 3 मंथ, अप्रैल मई जून, आई एक्सपीरियंस्ड इट एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई वाज इन माय विलेज। देखो बेनिफिट क्या है, बट कुछ बेनिफिट नहीं है। सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, मिनोर का भी काम करते हैं, इनसे पेस्टिसाइड भी बनाए जाते हैं, फूड फॉडर फ्यूल मेट स्क्रीन्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। हमने पेस्टिसाइड भी बनाया था, आक्टा और आपके कांग्रेस घास, धतूरा, इन सबको मिला के। मेडिसिनल यूज भी होते हैं कईयों के, जैसे फाइलेथस नीरम, ये जॉन्डिस में यूज किया जाता है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, बस आई विल जस्ट गो थ्रू इट। एक्लेप्टा एल्बा स्कॉर्पियन स्टिंग, सेंटेला एशियाटिका मेमोरी, साइनोथोन डेक्टाइलोन अस्थमा और पाइल्स में यूज किया जाता है। सिप्रस रोटंडस, ये मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ये होती है, ये घास के साथ होती है, बोथर, बोथर बोलते हैं देसी भाषा में अपने हरियाणा में, तो बोथर होती है, इसको यूज करते हैं, ये मिल्क के लिए बहुत अच्छी होती है। इंडिकेटर्स यूजेस, गुड और बैड सोयल, कि भाई सोयल आपकी ठीक है, उसके लिए अपन इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, छोड़ो इसको। देन हमारे पास आता है वाटरशेड मैनेजमेंट। देखो वाटरशेड क्या होता है, जो भी एरिया जिसका सारा का सारा पानी कलेक्ट होकर एक जगह पे पहुंचता है, जैसे नदी है, नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सारा का सारा पानी कलेक्ट होके एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वो सारा का सारा एक वाटरशेड हो गया। उसमें सब वाटर शेड्स भी हम बना सकते हैं फॉर इजी मैनेजमेंट। तो इट इज एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर बाउंडेड बाय द ड्रेनेज डिवाइड, एक के बीच में ये ड्रेनेज, ये ड्रेनेज, ये ड्रेनेज डिवाइड, ये सारा का सारा वाटरशेड, तो ऐसे। देन हमारे पास आता है माइक्रो इरिगेशन, इसमें लो प्रेशर हाई फ्रीक्वेंसी एमिटर्स होते हैं, माइक्रो इरिगेशन, थोड़ा 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 थोड़ा। स्प्रिंकलर, हमारे जो फवारे नोजल हम यूज करते हैं, वो ड्रिप इरिगेशन, टिप टिप बरसा पानी एक एक करके आता है, वो सीधा रूट्स में जाता है, जितना पानी रिक्वायरमेंट होता है उतना ही लिया जाता है। Nowadays government is providing high subsidy, approximately 100% subsidy in the drip irrigation system, ट्रिकल इरिगेशन भी इसको बोलते हैं। देन आपका होता है टेरेसिंग, टेरेसेस एम्बैंकमेंट और रिज ऑफ द अर्थ टू कंट्रोल रन ऑफ एंड मिनिमाइज सॉइल इरोजन, इस टाइप के टेरेसेस बनाए जाते हैं रन ऑफ को बचाने के लिए। अगर ये ऐसा सीधा हो तो ज्यादा पानी जाएगा, ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, जबकि टेरेसिंग के थ्रू हम इसमें कम कर देते हैं। देन सॉइल में आपके क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सारे के सारे होते हैं हमारे सॉइल में, ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हमने देखा था, 6 मेन सब होते हैं। सॉइल की प्रोफाइल के वेरियस होराइजंस हम बनाते हैं, और इन होराइजंस को हम बोलते हैं O इज द आउटरमोस्ट लेयर, देन A B C, R इज द इनरमोस्ट, R इज फॉर रॉक, O इज फॉर आउट। इसमें E होती है A और बीच की ऐसी लेयर जो हाईली लीच्ड होती है, A से B में कंटिन्यूसली मटेरियल जाता रहता है, ठीक है। C इज सेप्रोलाइट, इट इज अनकंसोलिडेटेड लूज मटेरियल। R इज रॉक लाइक, उसमें थोड़ा थोड़ा और करता गए तो C बन गया, फिर थोड़ा और हुआ तो B बन गया, फिर A बन गया, फिर O बन गया, ठीक है, फाइनेंस बढ़ती जाती है। फिर हमारे पास है अलग अलग वेराइटीज। सेलाइन इज सॉल्ट, आपके ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। सोडिक, सोडियम, सोडियम आपका मोर देन 15% है, सोडियम से बनता है NaOH, इट इज 8.5। इंडियन सॉइल इज मोस्टली अल्कलाइन सॉइल। एसिडिक सॉइल, pH इज लेस देन 6, न्यूट्रल pH हमारा कितना होता है 7, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन में हमने देखा है, तो ओशियन का pH कितना होता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और बताइए। अगर आपने नहीं देखा है तो गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द वीडियो। HIN, एल्युमिनियम रिजल्टिंग इन द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब का। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल क्या होगा, उसमें सैंड का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, रेत का, तो हाई परकोलेशन रेट होगा, पानी बहुत ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। एल्कलाइन सॉइल, सेम, pH मोर देन 8.5, एरिड रीजन में होगा जहां पे रेनफॉल कम हो चुका है। कैलकेरियस सॉइल, कंकड़ पत्थर जहां ज्यादा होंगे उसको कैलकेरियस बोलेंगे। फिर हमारे पास आता है एल्फी सोल, एरिड सोल, इन दोनों को इकट्ठा याद रखना है, एल्फी सोल, एरिड सोल।
एल्फी एफ फॉर फॉरेस्ट, ये मोस्टली फॉरेस्ट में मिलती है, सवाना वेजिटेशन। एरिड, एरिड में मिलेगी मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चर डेफिशिएंट एरिया में। पोडोसोल, ये कैल्शियम को लीच करके बनती है, बिकम्स एसिडिक। पोडोसोल हमारी बोरियल फॉरेस्ट की तरफ मिलती है। लेटराइजेशन, लेटराइजेशन मतलब ब्रिक लाइक ऑन ड्राइंग रिमूव्स सिलिका। लेटराइट सॉइल जो होती है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ब्रिक बनाने में, तो वो हमारे वहां से ये टर्म है लेटराइजेशन। एंड फ्रॉम द अपर लेयर इंस्टेड ऑफ, इट रिमूव्स सिलिका फ्रॉम द अपर लेयर इंस्टेड ऑफ सेस्कोसाइड्स। ग्लेजिएशन, जी फॉर ग्ले, ग्ले होराइजन ग्रे कलर की होती है। और पुअर ड्रेनेज होता है, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल होती है, ये जनरली मार्शी स्वैम्पी एरियाज में पाई जाती है। सैलिनाइजेशन, सॉल्ट्स आपके बढ़ेंगे, कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट अकुमुलेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टी होराइजन। एरिड सेमी एरिड एरिया में मिलती है। इरिगेशन सीपेज में पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसकी आ रही है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी है, हम ऐड करते हैं जिप्सम को। और उसके बाद हमारा आता है डीसैलिनाइजेशन। क्या होता है, सॉल्ट्स को हटाओ, पानी उसमें बहा देते हैं, ड्रेनेज करा देते हैं। सोलोनाइजेशन, सोलोडाइजेशन, एन आ रहा है तो एन फॉर एन ए सोडियम, तो एल्कनाइजेशन, सोडियम डिपॉजिट हो जाता है एक्सचेंज साइट पे। और इसका उल्टा सोलोड, डी एल्कलाइजेशन, रिमूवल ऑफ सोडियम। फिर हमारी स्टेजेस ऑफ सॉइल, थोड़ा सा पानी गिरा तो स्प्लैश, और ज्यादा गिरा तो शीट सी उतर गई, और ज्यादा गिरा तो छोटी छोटी रिल्स बन गई, और ज्यादा गिरा तो बड़ी बड़ी गलीज बन गई। गली इरोजन हमारा कॉमन कहाँ है, ये आपके बीहड़, जो कि चंबल में मिलते हैं, बीहड़ के जंगल, पान सिंह तोमर, गली इरोजन। अमोनिफिकेशन इज अमोनिया का बनना। फिर हमारा बॉर्डर क्रॉपिंग, नाम से ही पता है, बॉर्डर पे आप लगाओगे, जैसे पोटैटो फील्ड में सेफ्लॉर लगा दिया। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, बॉर्डर्स बना के एक एरिया में करा और फिर फिल कर दिया। फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड फ्लडेड। ठीक है। एलिलोपैथी, ये सवाल आया है यूपीएससी मेंस में। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट नोइंग व्हाट एलिलोपैथी इज, जबकि ये दिया हुआ है। टॉक्सिक इफेक्ट, मेरा ये ठीक था, थोड़ी सी सेल्फ प्रेज कर लेते हैं। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, आई डोंट लाइक सेल्फ प्रेज। एलिलोपैथी टॉक्सिक इफेक्ट होता है इसका। क्या होता है कि जैसे ये आपका प्लांट है, ये कुछ केमिकल सीक्रेट करेगा, इसके नीचे जितने भी सीड्स होंगे उनको मार देगा, और यही इसी की वजह से सिर्फ ये अकेला ग्रो कर रहा है, बाकियों को डिस्टर्ब कर दिया या खत्म कर दिया। कंपिटिटिव एनवायरमेंट ये क्रिएट करता है, तो एलिलोपैथी। ठीक है, इसको यूज किया जाता है हेर्बिसाइड्स और इन सब के लिए। सी एंड एन रेशियो, ऑर्गेनिक कार्बन एंड टोटल नाइट्रोजन का रेशियो होता है। चेक बेसिन्स क्या होते हैं हमारे, हम चेक्स बना देते हैं पानी के, मतलब इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन विद बैड चैनल्स बना दिए ताकि पानी को रिटेन किया जा सके। हीविंग, ये थोड़ा सा ना अटक गया है, आई डोंट नो। हाँ, चल गया। पेज अप पेज डाउन काम नहीं कर रहा। ओके, चलो, इसमें हमारा है चेक बेसिन। हीविंग क्या होता है, चेक बेसिन हमने देख लिया। हीविंग इज इन टेम्परेट रीजन, स्नोफॉल, प्लांट जो है लिफ्ट अप, उनको इंजरी हो जाती है, स्नोफॉल होगा, इंजरी हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं हीविंग। कंटोर फार्मिंग, अगर आप स्लोप के अक्रॉस जुताई करते हैं उसको बोलते हैं कंटोर फार्मिंग, फ्लोइंग अक्रॉस द स्लोप। कवर क्रॉप्स क्या होती हैं, कवर करके रखती हैं, दे प्रिवेंट मॉइस्चर लीचिंग एंड इरोजन ऑफ द सॉइल। हार्ड पैन, अकोमुलेशन ऑफ सॉल्ट और क्ले की वजह से आपका हार्ड हो गया सिस्टम, तो उसको हार्ड पैन बोलेंगे। हेलियोफाइट, सीओफाइट्स, सीओ इज शेडी लविंग, हेलियो इज सन, सन के लिए। हेलियोसेंट्रिक, जो टर्म हम देखते हैं आजकल, हेलियोसेंट्रिक, आदित्य मिशन और इन सब में, तो हेलियोसेंट्रिक सन, हेलियो इज टर्म फॉर सन, तो सन लविंग ऊपर की तरफ, राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन। सीओफाइट, सीओफाइट्स में हमारे पास क्या आएंगे, शेड लविंग जो आएंगे। ऐसे ही हेलियोट्रोपिज्म जो सन की तरफ जाएगा, जियोट्रोपिज्म जो अर्थ की तरफ जाएगा।
अब हमारे पास है टर्म हंगर एंड हिडन हंगर। हंगर इज भूख, हिडन हंगर इज जिसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे बट आपके पास न्यूट्रिएंट्स की बहुत हैवी कमी है, ठीक है, अच्छी खासी। तो ऐसा ही पेड़ों में भी होता है, उसकी वजह से ईल्ड आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये हमने देख लिया। मल्चिंग, मल्चिंग क्या होता है, उसको कवर कर देते हैं टू रिड्यूस द इवेपोरेशन। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, रोल यूज, प्लास्टिक फिल्म्स भी, ये याद रखना है। ऐसे ऐसे मेड सी बनाई, मेड को कवर कर दिया, तो ये हो गया मल्चिंग। पडलिंग, प्लॉइंग ऑन द स्टैग्नेंट वाटर, ये आपका पडलिंग हो गया, जैसे राइस में किया जाता है। सब्सिडियरी फार्मिंग, देखो सिर्फ बस इतना ही कि काम ही चल रहा है आपका, और उसके साथ आपको और भी सेटल्ड फार्मिंग इन रिवर बैंक, इन एडिशन टू द हंटिंग और गैदरिंग के अलावा जो रिवर बैंक पे होती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी फार्मिंग। सब्सिस्टेंस, काम ही चल रहा है, उल्टा हो गया। ग्रो, ईट, दैट्स इट, उगाया खा लिया, बेच नहीं पा रहे। SRI, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये आ भी चुका है शायद सवाल, और 1980 में आया था, मेडागास्कर में शुरू किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल मोर विद लेस। जस्ट वेट फॉर 2-3 seconds, ठीक है। कम में ज्यादा उगाना है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सॉइल की फर्टिलिटी आपको मेंटेन करनी है, प्लांटिंग का मेथड आपको इंप्रूव करना है, वीड्स को कंट्रोल करना है, और वाटर यूजेस को अच्छा करना है। ऐसे हम कंट्रोल करते हैं। देन सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, इसमें हमारे पास क्या आएंगे, वही लेस सीड रेजिंग इन द नर्सरी, और उनको प्लांट्स को फिर बाद में डाल दिया जाएगा। वाइडर सीड स्पेस रखा जाएगा, वाटर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाएगा। WWF और इक्रिसैट ने 2009 में इसको डेवलप किया था। प्रिंसिपल इज सेम, मोर विद लेस। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर इन एग्रीकल्चर। अभी हमारा पार्ट 4 खत्म हो गया है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप इन सब रिवीजन वीडियोस से कुछ बच्चों को हेल्प मिल रही होगी। आई नो ये काफी कम टाइम पे था, मे बी ओनली फ्यू ऑफ यू आर वाचिंग, बट जो भी इसको देख रहा है, एंड बेस्ट ऑफ लक, और keep watching, keep sharing. Goodbye, stay fit, stay healthy. Signing off. Take care.